वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर ही। पिछले उसमें भी लेक्चर में भी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को ही डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमारे पास था एक रेजिस्टिव लोड, हमारे पास था एक साइनोसाइडल सोर्स जो कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें एक डायोड डी हमारे पास था, और जो आउटपुट वोल्टेज थी वो यहाँ पे अक्रॉस लोड वो हमने प्लॉट की, और फिर हमने इस वी नॉट की फाइंड की थी एक एवरेज वैल्यू जो कि थी वी हैड ओवर पाई, और एक हमने फाइंड की थी उसकी आरएमएस वैल्यू, तो वो थी वी नॉट आरएमएस, और वो हमारे पास वी हैड ओवर 2 थी। और फिर हमने इसके एक फॉर्म फैक्टर उसका फाइंड किया था जो कि वी नॉट आर एम एस ओवर वी नॉट एवरेज है। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वी नॉट एवरेज की जगह उसकी वी नॉट आर एम एस की जगह वी नॉट एवरेज की वैल्यू डाल दी थी, तो उस वजह से फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ गई थी। तो यहाँ पे मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ वी हैड ओवर 2 डिवाइडेड बाय वी हैड ओवर पाई, तो ये बन जाता है पाई ओवर 2 जो कि तकरीबन 1.71 कुछ ये वैल्यू आती है। रिवर्स उसकी वजह से मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो तकरीबन 0.63 थी, जो कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैंने गलत की थी। मतलब वी नॉट एवरेज की जगह वी नॉट आर एम एस और वी नॉट आर एम एस की जगह वी नॉट एवरेज सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लें पिछले लेक्चर में। आज का लेक्चर जो है वो पर्टिकुलरली इस केस के बारे में है कि हमारे पास जो लोड है वो है एक आर एल लोड हो, रजिस्टर और एक इंडक्टर। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि जो एल है वो कोई फ़िल्टर है, या लेट्स से कोई ऐसा सर्किट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप मॉडल कर सकते हैं एक रेजिस्टर और सीरीज़ रेजिस्टर और इंडक्टर की फॉर्म में। तो दोनों केसेस जो है वो उसको आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे एक सर्किट को हम एनालाइज कैसे करेंगे? तो अगेन हमारे पास लेबल कर देते हैं हम, जो आउटपुट करंट है उसको मैं आई नॉट लेबल कर देता हूँ, और सोर्स करंट को मैं आई एस लेबल कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब हम जब भी सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव होगी, एग्जैक्टली जो हमारे पास पिछला केस था कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, सोर्स जो है इस डायरेक्शन में करंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि डायोड इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है। और जब ये डायोड कंडक्ट करेगा मींस डी जो है वो डायोड जो है वो ऑन होगा, और अगर डायोड ऑन होगा तो हम कह सकते हैं कि वी नॉट इक्वल्स टू वी एस ओ, जो आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज है। अब जब तक डायोड ऑन रहेगा, जब तक डायोड में से करंट फ्लो करता रहेगा, तब तक वी नॉट इक्वल्स टू वी एस है। अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव लोड तो है नहीं कि हम सिंपली जो है जो भी वी एस है उसको आर से डिवाइड कर दें और हमारे पास जो है इस तरह की वेव फॉर्म आ जाए। वो तब ट्रू होता है अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड हो, ठीक। और ये हमारे पास जो है पीक जो है वो वी हैट ओवर आर आ जाती है। सो ये ट्रू है अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड है। ये आर एल लोड के केस में जो शेप है इसकी वो डिफरेंट होगी सोर्स वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज की शेप से। तो इसको एग्जैक्टली मॉडल करने के लिए हमारे पास
मेथड जो है मैथमेटिकल टूल के, हम इसको, इस सर्किट को रिप्रेजेंट करें एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. So voltage across the inductor plus voltage across the resistor, this is equals to V नॉट, जो कि इस केस में जब डायोड ऑन है उस केस में वो इक्वल है Vs के, जो कि Vs इक्वल है V हैट साइन ऑफ ओमेगा t के. तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमें बता रही है कि करंट जो है, जो आई नॉट है, उसकी वेव फॉर्म कैसे होगी. और क्योंकि जब तक आई नॉट का हमें नहीं पता तो हम ये नहीं बता सकते कि ये डायोड कितने टाइम के लिए ऑन होगा. आई नॉट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आई नॉट ज़ीरो को क्रॉस करता है तभी डायोड ऑफ होता है. तो डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, कहाँ पे डायोड ऑफ हो रहा है, ये हमें आइडिया होगा जहाँ पे आई नॉट ज़ीरो होगा. तो वो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से पता चल जाएगा, इसको सॉल्व करने से. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें एक फोर्सिंग टर्म है, तो जब भी हमारे पास इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका सोल्यूशन जो है, अगर हम कहें कि आई नॉट को हम फाइंड करना चाहते हैं तो आई नॉट हमारे पास दो टर्म्स का सम होगा. एक होगा हमारे पास होमोजीनियस या नेचुरल सॉल्यूशन, इसको आई एन नॉट कहते हैं, और एक हमारे पास होगा फोर्स्ड टर्म, जो कि इस सोर्स वाले टर्म की वजह से आएगा. तो सबसे पहले अगर हम इस नेचुरल पार्ट को फाइंड करना चाहते हैं, नेचुरल सॉल्यूशन को, तो नेचुरल रिस्पांस को, तो उसके लिए टेक्निक ये है कि हम जो सोर्स की जो वैल्यू है इसको ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें, इसको एक होमोजीनियस इक्वेशन बना दें, और वो बन जाएगी हमारे पास एल डी आई नॉट ओवर डी टी. और इसको मैं साथ में एन नॉट लिख देता हूँ ताकि पता चले कि इससे हमें नेचुरल रिस्पांस मिलेगा. आई एन नॉट आर इक्वल्स टू ज़ीरो. तो इससे हमें जो रिस्पांस मिलेगा वो नेचुरल रिस्पांस होगा. हम लिख सकते हैं डी आई एन ओ ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस आई एन ओ आर ओवर एल. या हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट्स डी आई एन ओ ओवर डी टी, और ये जो आई है इसको यहाँ मूव कर दें, बिकम्स आई एन ओ इक्वल्स टू माइनस आर ओवर एल. और फर्दर हम इसको फिर ये लिख सकते हैं कि इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ आई एन ओ. ठीक, ये जो फॉर्म है इसको हम लिख सकते हैं कि ये नेचुरल लॉग ऑफ आई एन ओ है. तो इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 ओवर आई एन ओ, और बाय चेन रूल जो है फिर आप लिख सकते हैं डी आई एन ओ ओवर डी टी. सो ये इक्विवेलेंट है, इक्वल्स टू माइनस आर ओवर एल. सो अब ये सॉल्व करना इस तरह से आसान है कि आप इसका इंटीग्रल लें दोनों साइड का. सो यू गेट नेचुरल लॉग ऑफ आई एन ओ इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे ये टर्म जो है वो दूसरी साइड पे चली गई है, इट्स माइनस. सो नेचुरल लॉग ऑफ आई एन ओ माइनस आर ओवर एल टाइम्स टी. ये हमारे पास है इसका इंटीग्रल लेने के बाद, और लेट्स से सम कांस्टेंट भी है. तो
अब अगर हमें INO क्योंकि फाइंड करना है तो हम इसका लेंगे एक्सपोनेंशियल, सो हमें मिल जाएगा INO फंक्शन ऑफ टाइम e⁻r/L t प्लस c। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें इसमें दो पार्ट्स में, एक हो जाएगा -r/L t और एक हो जाएगा e⁻c। तो क्योंकि e⁻c जो है अगेन कोई कांस्टेंट है, तो हम इस INO को लिख सकते हैं कि लेट्स से ये कोई दूसरा कांस्टेंट इसको असाइन कर दें कि इस हम e⁻r/L t है। सो ये हमारे पास आ गई है इस इक्वेशन 2 में से एक टर्म हमारे पास जो है वो फाइंड हो गई है, दैट इज़ दी नेचुरल रिस्पांस। अब अगर हम इसका जो दूसरा टर्म है फोर्स्ड रिस्पांस वो फाइंड करना चाहते हैं, तो दूसरा टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कम्प्लेक्स एनालिसिस है उसकी जो टेक्निक है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें LDI फोर्स्ड आउटपुट ओवर dt प्लस I फोर्स्ड आउटपुट टाइम्स R इक्वल्स टू V हैट साइन ऑफ ओमेगा t। तो जो फोर्स्ड रिस्पांस है IFO उसको हम लिख सकते हैं V हैट ओवर Z साइन ऑफ ओमेगा t माइनस फी। अब Z जो है वो है हमारे पास R² प्लस ओमेगा L², जबकि जो एंगल है वो है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा L ओवर R। ये कम्प्लेक्स एनालिसिस से आसानी से हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो करंट की रिलेशन बनती है I ऑफ t वो है V हैट ओवर Z साइन ऑफ ओमेगा t माइनस फी प्लस a e⁻r ओवर L t। सो ये हमारे पास a, ये हमारे पास पार्ट b, इन दोनों को अगर हम इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास ये आ जाती है करंट की जो इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन जो है इसको हम ये हमारे पास सॉल्यूशन तो आ गया, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं कि इससे हमें पता क्या चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स है। एक है टर्म साइनसाइडल टर्म है जो कि स्टार्ट हो रहा है किसी एंगल फी से, और ये कुछ यूँ है, साइनसाइडल है लेकिन शिफ्टेड है बाय सम एंगल, और इसकी जो पीक है वो है V हैट ओवर Z। अब जो दूसरी टर्म है हमारे पास वो टर्म है एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की। ये हम इनिशियल कंडीशन से फाइंड करेंगे, लेकिन लेट्स से यहाँ पे मैं जेनेरिक बना देता हूँ कि ये किसी वैल्यू से स्टार्ट होके, क्योंकि ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन की वजह से डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमारे पास कुछ यूँ प्लॉट होगा, कुछ टाइम के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो आउटपुट है एक्चुअली वो हमारे पास है इन दो कंपोनेंट्स का सम है, ठीक है, इन दोनों का सम है, इस एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का और एक इस स्टेडी स्टेट टर्म का, ठीक है। तो
जब तक ये टर्म जो है नॉन ज़ीरो है, यहाँ तक इसका ट्रांजिएंट पार्ट चलता है। उसके बाद जो है एक स्टेडी स्टेट शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ये ट्रांजिएंट टर्म है ये वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। सो इस टाइम के बाद एक स्टेडी स्टेट जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब जब इन दोनों को सम करेंगे तो डिपेंड करता है कि इन दोनों का सम जो है मे बी पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो। यहाँ से लेट्स से ये स्टार्ट लेता है और ये जो सम है ये अप्रोच करेगा इस स्टेडी स्टेट वाली टर्म को। ये जो टर्म है जैसे जैसे ये डिकेइंग टर्म, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म जो है ये जब जैसे ज़ीरो होगी तो इस पॉइंट पे आके हम प्योरली फॉलो करने लगेंगे इस स्टेडी स्टेट वाली टर्म को, क्योंकि जो सम है उसके अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन अब ज़ीरो हो गई है। तो यहाँ तक जो है हमें हमारी बात जो है वो बन गई है। ये हमारे पास जो है आई नॉट वो कुछ यूँ फ्लो कर रहा है इस ब्लू वेवफॉर्म की तरह। ओके, तो अब यहाँ पे पॉइंट जो रेस करना है वो ये कि ओके सिमिलरली नेक्स्ट साइकिल में फिर से यही काम होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होके कुछ यूँ बढ़ेगा करंट। अच्छा, पॉइंट ये रेस करना है कि डायोड जो है वो कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये हमारे पास लेट्स से ज़ीरो है, ज़ीरो पॉइंट है, ओमेगा टी यहाँ पे ज़ीरो है, ये है फी, और ये पॉइंट है लेट्स से पाई, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास पाई प्लस फी। तो इसका मतलब डायोड जो है वो पाई के आगे भी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि करंट उसमें से स्टिल फ्लो कर रहा है। तो जब तक इसमें से करंट पॉजिटिव है वो स्टिल कंडक्ट कर रहा है, स्टिल डायोड ऑन है इसका मतलब। ठीक, तो इसका इफेक्ट क्या होगा ये अब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये है हमारे पास Vs, ये Vs की वेवफॉर्म है जो ब्लू में है। अब जिस तरह ऊपर मैंने प्लॉट किया आई नॉट की वेवफॉर्म कि वो कुछ यूँ स्टार्ट हो गई, लेकिन एंड जो है उसका पाई के आगे, और इस लेंथ को मैं कुछ कह देता हूँ बीटा, यहाँ पे जाके वो ज़ीरो हो गई। तो डायोड जो कंडक्ट करेगा वो यहाँ तक डी ऑन होगा यहाँ तक, क्योंकि करंट जो है स्टिल फ्लो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे जब फिर से शुरू होगा स्टिल इट विल गो हियर। तो हमारे पास आई नॉट की जो वेव फॉर्म है वो यहाँ पे जो रेड में मैंने बनाई है। अच्छा, अब वी नॉट जो है वो कैसे बनेगा ये देखते हैं। वी नॉट की जो वेव फॉर्म है अच्छा, हमने क्या डिफाइन क्या किया हुआ है कि जब भी डी ऑन होगा, जब भी डायोड ऑन होगा, जब भी ये डायोड ऑन होगा शॉर्ट सर्किट होगा, तो इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वी नॉट वो इक्वल्स टू वी एस होगा। तो अब हम कह रहे हैं कि डायोड जो है वो ऑन है यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नॉट स्टिल इक्वल टू वी एस होगा इस पॉइंट तक। तो न सिर्फ ये पॉजिटिव जब था तब तक, बल्कि कुछ टाइम तक जब ये नेगेटिव है, वी एस नेगेटिव है, तब तक भी
ये लोड के क्रॉस आएगा। मे बी ये थोड़ा सा ऑड लगे या टेक्निकली ये गलत लगे कि इसमें नेगेटिव वोल्टेज नहीं आनी चाहिए क्योंकि डायोड है, लेकिन यहाँ पे वॉयलेशन किसी रूल की नहीं हो रही। ना डायोड जो है इसमें नेगेटिव करंट फ्लो करा रहा है, ऐसा नहीं है। डायोड सिर्फ जो है थोड़े से क्योंकि पहला जो केस था रेजिस्टिव वाला, क्योंकि उसमें डायोड के थ्रू जो करंट है वो कुछ यूँ है, क्योंकि आगे लोड रेजिस्टिव है तो जो वोल्टेज अक्रॉस द लोड है, करंट थ्रू द लोड है, वो इन फेज है। तो जिस पॉइंट पे सोर्स वोल्टेज ज़ीरो क्रॉस कर रहा है उसी पॉइंट पे करंट भी क्रॉस कर रहा है, तो उसी पॉइंट पे ऑफ हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि इंडक्टिव लोड है तो सोर्स वोल्टेज उसी तरह से पाई के ऊपर ज़ीरो क्रॉस कर रहा है, लेकिन जो लोड करंट है वो पाई प्लस बीटा के ऊपर ज़ीरो क्रॉस कर रहा है। तो क्योंकि डायोड ऑन है, पॉजिटिव करंट कैरी कर रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ से जब वो नेगेटिव होने की कोशिश करता है तो ये वो पॉइंट है जहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके डायोड नेगेटिव करंट नहीं अलाउ करेगा। और फिर से ये रिपीट होगा 2 पाई के ऊपर, यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। वी नॉट जो है वो साइनोसाइडल और थोड़ा सा एक्सटेंडेड जो है इसकी कंडक्शन है डायोड की, सो ये एडिशनल पोर्शन जो है उधर आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बिहेवियर है जब आरएल लोड हमारे पास इन्वॉल्व है। करंट वेवफॉर्म से हमें पता चल जाता है कि डायोड का जो कंडक्शन पीरियड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है पाई से, और उसके नतीजे में ये नेगेटिव आउटपुट जो है वो हमें मिल रही है। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे कि इस इक्वेशन में ये जो ए है ये अननोन है हमारे पास, ठीक है। ये डिफरेंट ये डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन के ऊपर, डिफरेंट सिनेरियो में ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये हमारे पास क्योंकि एक सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं हम, तो इनिशियल कंडीशन हमें सर्किट से ही डिराइव करनी पड़ती है। ये कोई मैथमेटिक्स का जेनेरिक वो नहीं है कि जिसमें आपको इनिशियल कंडीशन भी दी जाती है। तो इनिशियल कंडीशन आप कहाँ से देख सकते हैं, इस पॉइंट से कि जब भी डायोड ऑन होता है तो उससे पहले मतलब पहले डायोड ओपन सर्किट था तो उस टाइम पे करंट ज़ीरो था, और जब भी डायोड ऑन होगा तो करंट ज़ीरो से ही शुरू करेगा। तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन आपके पास होगी कि करंट एट ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इनिशियल कंडीशन है कि इस ज़ीरो पॉइंट के ऊपर आई नॉट जो है वो ज़ीरो है। तो इस ए की वैल्यू भी हम इसी से निकालते हैं। सो आई नॉट ऑफ टी इज़, हम टी की जगह पुट करेंगे ज़ीरो, so that is 0 v hat over z sin of t की जगह पुट करेंगे 0, so माइनस v प्लस a, और फिर से t की जगह पुट करेंगे हम 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन v hat over z sin of माइनस साइन माइनस बार आ जाएगा कि ऑड फंक्शन है, प्लस ए इक्वल ज़ीरो। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए इज़ वी हैट ओवर जी साइन ऑफ फी। तो ये जो ए की वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3 के अंदर, और हमारे पास जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इक्वेशन जो कि इस पर्टिकुलर केस के लिए है वो आ जाएगी आई नॉट टी इक्वल्स टू वी हैट ओवर जी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फी। और क्योंकि यहाँ पे भी वी हैट ओवर जी इन्वॉल्व है तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, और हमारे पास रह जाएगा प्लस साइन ऑफ फी। ये इक्वेशन रह जाएगी, इक्वेशन 4।
तो ये इक्वेशन है जो कि जिसे प्लॉट करके हम ये आई नॉट निकाल सकते हैं और उस आई नॉट से फिर हम जज कर सकते हैं कि वी नॉट की वेव फॉर्म कैसे होगी। अच्छा, एक और जो चीज़ यहाँ पे एड्रेस करना ज़रूरी है कि क्योंकि अब हमारे पास ये नेगेटिव पोर्शन आ रहा है वी नॉट के अंदर, जो कि जब हम एवरेज लेते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होगा उस पॉजिटिव एरिया में से। तो इसका मतलब जो वी नॉट एवरेज है, जो कि हम पहले उसमें फाइंड करते थे हाफ वेव के केस में 1/2 पाई और 0 से पाई तक इंटीग्रेट करते थे, वो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये पॉइंट जो है पाई नहीं है, ये है पाई प्लस बीटा। तो अब पाई प्लस बीटा तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और पीरियड स्टिल वही है 2 पाई। तो वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे डी ओमेगा टी, तो हमें मिलेगा वी हैड ओवर 2 पाई cos of 0 is 1 minus cos of pi plus बीटा। और इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं cos पाई cos बीटा एंड प्लस माइनस साइन पाई साइन बीटा, तो साइन पाई जो है वो ज़ीरो है, सेकंड वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और पहली वाली टर्म रह जाएगी cos पाई टाइम्स cos बीटा। सो cos पाई cos बीटा, cos पाई इज़ -1, तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा और हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास जो है एक रिलेशन आ गई है एवरेज आउटपुट एवरेज की। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो बीटा है ये हमारे पास कोई नोन नंबर नहीं है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि एक ऐसी वैल्यू है जिसकी एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है लोड के ऊपर पर्टिकुलरली। तो ये हमें नोन नहीं है और ये हमें एनालिटिकल टेक्निक से हम फाइंड कर भी नहीं सकते, इसको न्यूमेरिकली फाइंड करना होगा। सिंपल न्यूमेरिकली क्यों फाइंड करना होगा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि ये जब भी हमारे पास ओमेगा टी इक्वल्स टू बीटा जब होगा, क्योंकि ओमेगा टी एक्सिस है, ओमेगा टी एक्सिस के ऊपर जब ये पॉइंट आएगा बीटा, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो आई नॉट है, आई नॉट जो है इस ओमेगा टी के ऊपर वो हो जाएगा 0। तो ये वो पॉइंट है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू बीटा, तो हमारे पास बल्कि सॉरी इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई प्लस बीटा, पाई प्लस बीटा के ऊपर ये 0 हो जाता है। ओके, तो ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 4 के अंदर, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसे हम रूट फाइंडिंग टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक न्यूटन रॉब्सन मेथड और बाइसेक्शन मेथड वगैरह से। तो वो न्यूमेरिकली हम सॉल्व कर सकते हैं बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास जो डिस्कशन थी अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड।